सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2016 के हिंदी के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। चलिए, इस वीडियो में हम सारे के सारे जितने भी हिंदी के क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 135 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर देखिए, इनको हमें सही उत्तरों को चुनना है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना या बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। भाषा शिक्षण की कक्षा में जब हम बच्चों को बाल साहित्य पढ़ाते हैं तो सभी बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि सभी बच्चे बाल साहित्य की किताबों को अपने मन से भी पढ़े। शिक्षक तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चों के अंदर भी उत्साह आए, खुद से उन किताबों को, बाल साहित्य की किताबों को पढ़ने में वो खुद इंटरेस्ट उनके अंदर जागे और वो खुद उन किताबों को पढ़े। क्वेश्चन नंबर 122 है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है या व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। दोस्तों, जो व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, वो पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि जब हम बच्चों को चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें हम व्याकरण के नियमों के तहत ही तो उनको हम पढ़ाते हैं। तो पाठ के संदर्भ में, यानी कि जो चैप्टर में जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं में तो व्याकरण आता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो व्याकरण है वो पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। यानी कि चैप्टर्स में ही वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे नियम, रूल, हर चीज आपको क्लास जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसी में आपको मिलते जाते हैं ग्रामर के। क्वेश्चन नंबर 123 है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उससे क्या सिद्ध होता है? कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, कहानी कहने के तरीके द्वारा या कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा कहानी कहने के तरीके द्वारा। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा। आप किस तरीके से, किस हाव भाव से, किस तरीके से आप कौन कौन से चीजों का उपयोग करके आप कहानी को सुना रहे हैं जिससे कहानी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, कौन कौन से तरीके आप अपना रहे हैं, स्किल अपना रहे हैं जिससे बच्चों को कहानी में मजा आए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही है, कहानी कहने के तरीके द्वारा बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो या लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। तो अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन नियमित रूप से किया जा रहा हो, यानी कि रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा हो। ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो। आप उससे उसे बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। यानी कि एक ऐसी बच्ची है, अगर लगातार त आ गया, जैसे कि मित्रता, मित्रता में आप देखोगे तो त्र है फिर ता है, तो यहाँ पर भी आप देखिए त में रा छुपा हुआ, ये ता है। तो इस तरीके से मित्रता में भी बच्ची को क्या होगा, ये बोलने में उसको दिक्कत होगी। इसके बाद देखिए, त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी या ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। तो दोस्तों, चूंकि बच्ची को ता वर्ग, जहां पर भी ता 2 बार आता है वहां पर उसको बोलने में क्या होता है, दिक्कत होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे कि ऐसे शब्दों का उच्चारण बार बार करो, क्योंकि हिंदी में कोई विकल्प नहीं होता है किसी और अक्षर का। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका है कि वो जितना उच्चारण करेगी, जितना प्रोनाउंसिएशन करेगी ऐसे शब्दों का, उसका जो ये शब्द जो हिचक रही है, वो नहीं बोल पा रही है, उसकी प्रैक्टिस करते करते वो बोल लेगी। तो उसका बार बार प्रोनाउंसिएशन कराया जाएगा, बार बार उच्चारण कराया जाएगा तो वो सही बोलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 126 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो या फिर नाटक का मंचन। तो दोस्तों, ऐसे स्तर पर भाषा का आकलन करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है बच्चे का पोर्टफोलियो, क्योंकि बच्चे के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाती है
और इस तरीके से आसानी से हम पता लगा सकते हैं किस बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और आसानी से हम उस दिक्कत को फिर दूर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, या बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। तो ऐसे बच्चे, चूंकि जो आम है, यहाँ पर देखिए आम लिखा हुआ है, यानी कि आम ऐसा फल है जो आसपास बच्चों के मिल ही जाता है। तो यहाँ पर ऐसे फल का जिक्र किया गया है जिन फलों का बच्चे खुद अपने आसपास के परिवेश में अनुभव करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कहा गया यदि तुम्हें डलिया भरकर, पूरा एक डलिया भर करके आम दे दिया गया, एक टोकरी भर करके आम दे दिया जाए, तो तुम उसका क्या करोगे? तो यहाँ पर गणित में तो अगर जोड़ेंगे घटाएंगे बच्चे तो यहाँ पर गणित की बात होगी ना, यहाँ पर डलिया भरकर बात हो गई है। फिर बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, तो यहाँ पर नए शब्द कहाँ पर, तो कुछ तो नहीं आया यहाँ पर नया। तो बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, यहाँ पर हमें बच्चों की परीक्षा नहीं ले रहे हैं हम, तो बच्चों के अनुभव और चिंतन कैसे मिलेंगे? कुछ बच्चे बताएंगे कि हम उसका अचार डालेंगे, कुछ बच्चे बताएंगे कि हम उसका मुरब्बा बनाएंगे। अलग अलग तरीके से बच्चे क्या करेंगे, उनके घर पे जो चीजें उसकी बनती होंगी, अचार बनता होगा, मुरब्बा बनता होगा, जो भी बनता होगा, बच्चे वो क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों के अनुभव और चिंतन को हम क्या देंगे, स्थान देंगे, जो भी बच्चे बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 128 है। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, ये तो गलत है। पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं, ये भी गलत है। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए केवल श्रवण और वाचन से भी काम नहीं चलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए, यानी कि भाषाई क्षमताओं में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब आता है, तो इनके विकास के लिए क्या करना है, अन्य विषयों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का क्या करना है, हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला, पारिवारिक संवाद, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है, बहुत आवश्यक होती है, सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके परिवार में, जो परिवार में सदस्य होते हैं उनके साथ उसका इंटरेक्शन होता है, धीरे धीरे आसपास के लोग, उसके रिलेटिव्स, तो इस तरीके से सामाजिक अंतःक्रिया होती है और इसी में बच्चा भाषा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, या अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चे अपने भावों को, विचारों को आसानी से अभिव्यक्त कर पाएं, यही होता है उद्देश्य भाषा शिक्षण का, कि आसानी से बच्चे अपने भावों को, विचारों को क्या कर पाएं, प्रकट कर पाएं। और बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का जब अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से भाषा का विकास होगा ही होगा, क्योंकि हर बच्चा अपने अंदर जो भी विचार चल रहा है उसको वो कहेगा उस भाषा में। क्वेश्चन नंबर 131 है। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है पूछा है। तो सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है, या सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये पूरा एक क्रम होता है, इसी क्रम से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो भाषाई कौशल होता है उसके संबंध में ये कथन सबसे ज्यादा सही है कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित। सुनेगा बच्चा, फिर उसके बाद सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, तो ये क्रम है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना, या कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। तो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो कहानी पर आधारित व्याकरण समझना ये इतना आसान नहीं होगा बच्चों के लिए, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है।
है। बाकी यहाँ पर आप देखिए पढ़कर समझने की बात हो रही है। बच्चों ने अगर ठीक से कहानी को पढ़ा है तो वो अपनी कहानी में अपनी भाषा में उस शब्द अपनी भाषा में उस कहानी को सुना ले जाएंगे आपको, और उस कहानी पर आधारित प्रश्न भी बना लेंगे, क्वेश्चन भी बना लेंगे, और उस कहानी का अंत भी अगर आप बदलवाना चाहें तो वो भी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बच्चों ने सही से पढ़कर समझा है तो ये सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन कहानी पर आधारित व्याकरण समझना ये इतना ईजी नहीं है बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो छोटी कक्षा है, प्राथमिक स्तर है, उसमें भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि बच्चा भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाए। भाषा के माध्यम से वो अपने आसपास के परिवेश को समझे, अपने अनुभव को और बढ़ाए और अनुभव को समझने का भी वो प्रयास करे। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर हम भाषण, वाद विवाद, अभी इतना इनको ये सब नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो बच्चे अपने परिवेश से भी सीखेंगे भाषा को और अपने अनुभव से भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, या किसी शब्द का अर्थ जानना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा अक्षरों को पहचान रहा है तो वो अच्छी बात, अगर क्रम नहीं भी जान रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा अक्षरों को पहचान रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी भाषा सीखने में बच्चा अर्थ को जाने, ये बहुत जरूरी है। समानार्थी शब्द अगर वो जानेगा तो शब्दकोश में वृद्धि होगी ही होगी, और सही वर्तनी जानना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 135 है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, या साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं? जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या सीखते हैं? यहाँ पर सिंपली यही पूछा दोस्तों, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा कि साथ साथ वो परीक्षा की तैयारी करते हैं और केवल विषय ही पढ़ते हैं और केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जैसे कि भाषा के विषय अगर सिंपली हम बात करें हिंदी की, तो बच्चे को हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा वो सीख रहा है। अगर हिंदी भाषा के साथ हम उसको पर्यावरण भी पढ़ा रहे हैं, कक्षा 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए, कक्षा 1-2 में तो विषय नहीं है, 3, 4, 5 की अगर हम बात करें, ये भी प्राथमिक में ही आता है, आपको पता है। तो अगर हम पर्यावरण बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर भी तो बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, यानी कि वहां पर भी तो वो भाषा सीख रहे हैं उस विषय में भी, तो वो साथ साथ उस दूसरे विषयों में भी भाषा सीखते हैं। जैसे कि अगर बड़े क्लास की बात करें हम, तो भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ, ये सब विषय पढ़ाए जा रहे हैं हिंदी भाषा के अलावा, तो वहां पर भी तो बच्चे उन विषयों को भी तो इसी भाषा में सीख रहे हैं। तो इस तरीके से साथ साथ वो भाषा भी सीख रहे होते हैं उस विषय को जानने के अलावा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर के 143 तक के सारे क्वेश्चन हमको इस पैराग्राफ को पढ़ करके यहाँ पर देना है। तो हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तरी सीमा की सफेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पुंछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। वहां कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना भी गीत का क्या महत्व। प्रदीप संगीत निदेशक श्री रामचंद्र के पास पहुंचे, उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया, सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही न थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? लता मंगेशकर ने स्वर दिया।
प्रदीप ने लिखा, मन्ना डे ने सुर दिया या श्री रामचंद्र ने संगीत दिया। तो यहाँ पर मन्ना डे की बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि सुर किसने दिया था? श्री रामचंद्र ने संगीत दिया था। यहाँ पर दोस्तों लिखा भी हुआ है, यहाँ पर देखिए श्री रामचंद्र, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का क्या कारण था? चीन का दबाव, हजारों युवकों का शहीद होना, सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार या रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? हजारों युवकों का शहीद होना। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का प्रमुख कारण था। क्वेश्चन नंबर 138 है, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? प्रदीप और श्री रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए, फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी या गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो गीत प्रस्तुत करने की चुनौती है वो स्वीकार कर ली गई है और रक्षा मंत्रालय को बता दिया गया है कि हाँ गीत प्रस्तुत होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 है, पीठ में छुरा भोंकने का क्या अर्थ है? पराजित करना, युद्ध में घायल करना, आक्रमण करना या विश्वासघात करना। तो पीठ में छुरा भोंकने का जो इस मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है विश्वासघात करना, किसी के साथ चीटिंग करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है, जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया था? शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए? नहीं। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए? नहीं। भीड़ जुटाने के लिए? यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर है। जानी मानी हस्तियों को बुलाने का उद्देश्य यही था कि इससे भीड़ इकट्ठी होगी। आज भी आप देखते हो कहीं कोई सेलिब्रिटी आया है तो वहां पर भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है, मांग का सिंदूर पुष्ट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अभागिन हो जाना, अनाथ हो जाना, विधवा हो जाना या वियोगिनी। तो इसका तो आप आसानी से अर्थ लगा सकते हैं, किसी के मांग का सिंदूर पुष्ट जाने का मतलब क्या है कि वो विधवा हो गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, देश का हौसला पस्त था क्योंकि फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी। गलत है। चीन से मात खाई थी, तैयारियां नहीं की गई थी या कोई उमंग शेष नहीं थी। इसका रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि युद्ध में भारत ने चीन से मात खाई थी, इसलिए देश का हौसला क्या था? पस्त था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ पड़ी, नदी उमड़ आई या दूध उमड़ने लगा। तो यहाँ पर आप देख के साफ साफ समझ सकते हैं कि दूध उमड़ने लगा नहीं होता, बल्कि क्या होता है? दूध उबलने लगा होता है। तो ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर एक यहाँ पर पूरा गद्यांश है, इसको पढ़ करके यहाँ पर देखिए 144 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस का आंसर हमें करना है। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, यानी कि बारिश नहीं हुई थी। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झिसियां पड़ने लगीं, चारपाइयां आंगन से उठाकर भीतर कर ली गईं, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रत जगह में ही हो गई। यानी गर्मी बहुत थी, खाली झीसी पड़ रही थी, इसलिए गर्मी बहुत होने की वजह से रात में सही से नींद नहीं आई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, न उससे धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफेद था। बादल बीच बीच में जरा सा गुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, यानी कि स्कूल ना जाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने, जो पढ़ाकू बच्चे थे, उन्होंने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह उब कर हम सोए, इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। अब बारिश की लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, इस वाक्य का भाव क्या है? पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, बारिश नहीं हुई थी, बारिश बहुत हुई थी, या अकाल के कारण पैसा नहीं था। तो बारिश उस साल क्या हुई थी? नहीं हुई थी। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है, सावन सिर पर था, इसका मतलब क्या है? इस कथन का मतलब क्या है? आ चुका था, सूखा था, दूर था या आने वाला था। तो सावन सिर पर था, इसका मतलब है सावन आ चुका था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे, लोग बारिश के ना होने से परेशान थे, लोग तेज बारिश के ना होने से खुश थे, या तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बारिश बहुत दिन से नहीं हुई थी तो बारिश होने से लोग खुश थे।
क्वेश्चन नंबर 147 है, झींसियां शब्द का क्या अर्थ है? बहुत हल्की बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश, तेज फुहारे या तेज बूंदाबांदी। तो बहुत हल्की बूंदाबांदी को हम क्या कहते हैं? झींसी कहते हैं या झींसियां कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? दिमाग से कमजोर, बारिश का मजा लेने वाले, पढ़ाई में पिछड़े या हर्षोल्लास से त्योहार मनाने वाले। तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला लिया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पढ़ाई में पिछड़े बच्चे जो थे उन्होंने क्या मना लिया? रेनी डे मना लिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हम जैसे ढीले ढालों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने यानी कि पढ़ाकू बच्चे स्कूल गए। तो यहाँ पर पढ़ाई में पिछड़े हो जाएगा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 149, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? जो बच्चे पढ़ाकू थे। तो यहाँ पर हम देख करके बता सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 150, सावन सिर पर था और बादल लापता वाक्य है? संयुक्त, संकेतवाचक, सरल या फिर मिश्र। तो दोस्तों ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और सभी उपवाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 है ये सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही किसी भी विषय में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। और सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही आप जाइएगा पेपर देने, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इनसे एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप लोग जरूर पढ़ करके जाइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद।